तो लास्ट वीडियो में हमने पैथोफिजियो डिस्कस की थी और असेसमेंट को देखा था। इन्वेस्टिगेशन पे थे हम लोग के इन्वेस्टिगेट किस तरीके से करते हैं एस्थमा को। एस्थमा हमारी जो कि स्मॉलर एयरवेज की डिजीज़ है उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करेंगे, ऐसे कौन से टेस्ट होंगे जिसके थ्रू हम एस्थमा को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एबीजीज़ के थ्रू हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एबीजीज़ जो होता है वो क्या है, एबीजीज़ का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैस के हम इसके थ्रू जो है वो हाइपोक्सीमिया की सेवेरिटी को देखते हैं। एबीजीज़ के अंदर यही चीज़ें होती है, पीएच होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो देखनी होती है हमने, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को देखना होता है। इसके अलावा जो है वो सैचुरेशन चेक करनी होती है, वो देखना होता है क्या कहते हैं उसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को देखना होता है, और बाइकार्ब्स को देखना होता है, ठीक है। और आपको इससे पता चलता है सेवेरिटी ऑफ हाइपोक्सीमिया के बारे में पता चलता है। हाइपोक्सीमिया कब होता है, जब आपकी ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। से 80 to 100 नॉर्मल होती है, जब इससे कम होना शुरू हो जाएगी तो तब हाइपोक्सीमिया होगा ब्लड के अंदर, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। या हाइपरकैप्निया, जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो हाइपरकैप्निया होता है। एसिडीमिया कब होगा, कार्बोनेट्स का लेवल बढ़ेगा, अल्कलोसिस हो जाएगी, ठीक है। एसिडीमिया पीएच जब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एबीजीज़ के टेस्ट से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे करा के भी आप देख सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में लोबार कोलैप्स देखने को मिलेगा आपको, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो जाएगी। उसके बाद ये हमारी इन्वेस्टिगेशन थी, इस तरीके से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या है कि क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कि पेशेंट जब आपके पास आता है वार्ड में तो वो किस तरीके से कौन कौन सी कंप्लेंट्स के साथ आता है, उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या क्या होती हैं। क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट कहता है कि उसको मतलब एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, ठीक है, इस कंप्लेंट के साथ आता है कि बार बार जब भी वो सांस लेता है उसको सीटी की आवाज़ आ रही होती है। रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, विजलिंग साउंड, ठीक है, वीजिंग। उसके बाद कहता है कि उसको चेस्ट टाइटनेस होती है, एयरवे जो है वो नैरो है ना, तो उस वजह से जो है वो उसकी गैशियस एक्सचेंज ठीक तरीके से नहीं होगा, गैस रिटेन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको भारीपन सा फील होगा, चेस्ट टाइटनेस होगी, ब्रेथलेसनेस होगी, कफ होगी। जब आप पल्मों की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें यही 4-5 चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपने पूछनी होती है बार बार, के सांस लेने में मसला तो नहीं हो रहा, सांस उखड़ के तो नहीं आ रही, खांसी तो नहीं बहुत ज़्यादा हो रही, बलगम तो नहीं आ रही, उसके साथ किस किस्म की आ रही है, कैसी आ रही है, हिमोप्टेसिस तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें पूछनी होती है। उसके बाद कोल्ड, ठीक है, परसिस्टेंट चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से, परसिस्टेंट चेस्ट इन्फेक्शन के साथ आपके पास पेशेंट आ सकता है। परसिस्टेंट चेस्ट इन्फेक्शन सर्दियों में भी हो सकता है ना, कुछ लोगों को मसला हो सकता है सांस लेने में। परसिस्टेंट चेस्ट इन्फेक्शन अगर आपका 10 डेज़ से ज़्यादा हो तो फिर ठीक है, लॉन्गर दैन 10 डेज़ इस तरह से। या नेज़ल पॉलिप्स हो सकता है, एक्जीमा हो सकता है। एक्जीमा क्या होता है, एक्जीमा स्किन की डिजीज़ होती है, ठीक है, एक्जीमा। उसके बाद वायरल रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद वस्कुलाइटिस रैश वगैरह हो सकते हैं, वस्कुलेटिक रैश, ठीक है। वस्कुलेटिक रैश मतलब अजीनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पलेंजाइटिस आपको मिलेगी उसमें, जिसको आप EGPA करके लिखा हुआ है डेविडसन में, जिसको चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम भी कहते होती हैं, ठीक है। कौन सा सिंड्रोम, चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम। और जो माइल्ड इंटरमिटेंट एस्थमा होगा ना वो एसिम्टोमेटिक होता है आपके पास, जबकि इंडिविजुअल विद परसिस्टेंट एस्थमा के साथ अगर आपके पास आता है तो उसको ब्रेथलेसनेस भी होती है, साथ वीजिंग भी होती है, ठीक है। और ये वर्सन होता है अर्ली मॉर्निंग, जो कफ होती है वो डोमिनेंट सिम्टम है इसके अंदर। अगर परसिस्टेंट एस्थमा है ना उसमें ब्रेथलेसनेस भी होगी, वीजिंग भी होगी, और वर्सन होगा ये एस्थमा अर्ली मॉर्निंग। और आपकी जो कफ है वो डोमिनेंट सिम्टम होती है। कफ वेरिएंट एस्थमा कौन सा होता है, कफ वेरिएंट एस्थमा। कफ वेरिएंट एस्थमा में ये होता है कि वीजिंग नहीं हो रही होती, ठीक है, लेकिन पेशेंट जो है वो आपके पास साइनोसाइटिस की हिस्ट्री के साथ आता है, ठीक है, मतलब आंखों से पानी निकल रहा है, उसके नाक से पानी निकल रहा है, एलर्जिक साइंस है ना, साइनोसाइटिस के साथ आएगा, या साइनस हेडेक वगैरह, हेडेक है।
ब्लॉक्ड या रनी नोज होगी, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होगी, ये सारी कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आएगा आपके पास। हमने इन्वेस्टिगेशन में पढ़ा था कि ABGs कराते हैं और साथ चेस्ट एक्सरे कराते हैं। स्पायरोमीट्री के थ्रू भी तो हम इसको कर सकते हैं। स्पायरोमीट्री एक लंग फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है, लंग फंक्शन टेस्ट होता है जिससे हम पेशेंट के लंग वॉल्यूम को देखते हैं, लंग कैपेसिटीज़ को मेजर करते हैं। इसमें स्पायरोमीटर के थ्रू हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं। माउथ पीस जो होता है ना, उस पेशेंट को कहते हैं कि आपने नॉर्मली इसमें इनहेल एक्सहेल करना है, फिर कहते हैं कि आपने फोर्सफुली इनहेल करना है, फिर आपने फोर्सफुली ब्लो आउट करना है उस माउथ पीस के अंदर। तो आप जब ब्लो आउट करोगे ना तो ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ आपने फिजियो के अंदर देखा होगा कि नॉर्मली जब इनहेल एक्सहेल करते हो ये आपका टाइडल वॉल्यूम होता है, फिर उसके बाद फोर्सफुली जब करते हो, फिर उसके बाद जो है वो जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हो, फिर उसके बाद जो है वो फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल जब आप करते हो, वाइटल कैपेसिटी आपकी आ जाती है। ये आपका इस तरीके से करके ना ये नीचे रेजिडुअल वॉल्यूम होता है जो कि आपके लंग्स के अंदर रह जाता है। फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जो वॉल्यूम रह जाता है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम आपका कितना होता है नॉर्मली, मैं आपको इधर बताती हूँ। जो आपका टाइडल वॉल्यूम होता है ना नॉर्मली वो होता है 500 ml तक। जो इंस्पायरेटरी आपका वॉल्यूम होता है वो 3000 होता है, कि जो जब आप फोर्सफुली जो है वो इनहेल करते हो, जब फोर्सफुली एक्सहेल करते हो वो 1100 तक होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम आपका कितना होता है वो 1200 तक होता है। वाइटल कैपेसिटी आपकी कितनी होती है, वाइटल 4600 तक होती है ना। फिर उसके बाद जो आपकी होती है TLC जो होती है वो कितनी होती है आपकी, वो होती है 5800 तक होती है, ठीक है, 5800 ml इस तरीके से करके। तो आप स्पायरोमीट्री के थ्रू आप FEV1 को देखते हैं, ठीक है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड, ठीक है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी को देखते हो, FEV1 ओवर FVC रेशो को देखते हो, ठीक है, जो रेशो आपकी नॉर्मल होती है 70% से 80% तक नॉर्मली होती है। जब आपकी 70% से या 0.7% से कम होती है, ये होती है इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ कौन कौन सी हैं, उसमें आपके पास एस्थमा आ जाती है, COPD आ जाती है, एम्फसीमा वगैरह। इनमें आपकी एस्थमा के पीपल जो होंगे उनमें आपकी जो FEV1 ओवर FVC रेशो होगी वो 0.7% से कम होगी। जब 80% से अक्रॉस मतलब 80% से अबव हो जाती है तो वो होती है इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ जिसमें पल्मोनरी फिब्रोसिस वगैरह आ जाती है, ठीक है, या इसमें इंस्पायरेटरी रिस्ट्रिक्टिव होती हैं, एक्सपायरेटरी रिस्ट्रिक्टिव होती हैं, ये समथिंग एल्स। उसके बाद जो है वो हम किस तरीके से ये क्लिनिकल फीचर्स जो हैं ये आपके पास आए हैं, साइंस आप किस तरीके से मैनेज करोगे, मैनेजमेंट के लिए आपके पास क्या तरीकाकार होगा। तो आपने सबसे पहले जो है ना मैनेजमेंट करने के लिए आपने एक गोल सेट कर लेना है कि किस तरीके से आपने उसको मैनेज करना है। मैनेजमेंट में सेटिंग गोल्स है, सेटिंग गोल्स में ये होगा कि आपने सबसे पहले जो है ना मैनेजमेंट की हेडिंग देते हैं, मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसमें सेटिंग गोल्स के आपने गोल सेट करनी है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है। सेल्फ मैनेजमेंट, सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट में बेसिकली ये होता है कि आपने पेशेंट को एजुकेट करना होता है, उसको बताना होता है उसका जो रिलेशनशिप है बिटवीन उसकी सिम्टम्स जो उसको आ रही है या उसका जो इन्फ्लेमेशन हो रही है एयरवेज की, उन दोनों में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में उसको समझाना होता है, उसको इनहेलर्स वगैरह प्रेस्क्राइब करने होते हैं, ठीक है, इनहेलर्स के यूज़ के बारे में बताना होता है कि अगर इन एमरजेंसी केस अगर उसको इस तरीके से जो है वो अस्थमा अटैक आ जाए तो उसने किस तरीके से उसको उस टाइम पे ट्रीट करना है, इनहेलर्स को किस तरीके से यूज़ करना है, आपने रिटन एक्शन प्लान उसको देना है, ठीक है, रिटन एक्शन प्लान। फिर उसके बाद रिवर्सिबिलिटी टेस्ट होता है एक, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि जब आप ना पेशेंट को β2 एगोनिस्ट जो होते हैं ना वो आप इनहेल कराते हो, उसके 20 मिनट्स पहले और 20 मिनट्स बाद आपने जो है वो उसकी फोर्स एक्सपायरेटरी जो मैनूवर होता है उनको नोट करना होता है। उसके अंदर बेसिकली आपको जो उसकी FEV1 रेशो होती है वो आपको इंक्रीज़ मिलेगी, कितनी इंक्रीज़ मिलेगी, 1 to 2.5 लीटर तक उसके अंदर जो है वो चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस ऑफ एयरवे को आपने मेंटेन करना है, ये आपकी मैनेजमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने उसकी एयरवे को मेंटेन करना है, एयरवे की पेटेंसी जो होती है उसको इम्प्रूव करना होता है, ट्रीटमेंट उसका करना है, स्पेसिफिक जो प्रेसिपिटेटिंग कॉज होती है, जो अंडरलाइन कॉज है उस कॉज को ट्रीट करने की कोशिश करनी है। तो आपने फिजियोथेरेपी देनी होती है, ठीक है,
फिजियोथेरेपी के थ्रू उसको ट्रीट करने की कोशिश करनी है, फ्रिंज उसकी सक्शनिंग वगैरह करनी है, या फिर उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट नेबुलाइज करना है। नेबुलाइज किसके थ्रू करना है? थ्रू दी ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स के थ्रू उसको नेबुलाइज करना है। इसके अलावा जो है वो कंट्रोल्ड ऑक्सीजन थेरेपी है। ऑक्सीजन थेरेपी मतलब आपने वेंचुरी मास्क 24% ऑक्सीजन जो है वो थ्रू दी वेंचुरी मास्क आपने देनी है। या फिर आपने क्या करना है कि आपके पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो नॉर्मली होता है वो मोर देन 7 किलो पास्कल तक होता है। 7 किलो पास्कल तक अगर उसको मिलीमीटर ऑफ मर्करी में देखें तो वो 52 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक होता है। लेकिन जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लेस दैन 5 हो जाता है, 5 किलो पास्कल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस दैन 5 हो जाता है, या 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में देखें तो वो 37 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, तब आपको कोई उसको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है वो अगर आपका इन्फेक्शन से हुआ है आपको अस्थमा, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंटीबायोटिक कब यूज़ करते हो? एंटीबायोटिक जब किसी इन्फेक्शन की वजह से अस्थमा इंड्यूस हुआ है, या फिर अगर फ्लूइड ओवरलोड हो गया तो उसके लिए आप डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। डायूरेटिक्स अगर फ्लूइड ओवरलोड हो गया। उसके बाद जो एक्यूट सवेयर एस्थमा होता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है? एक्यूट सवेयर एस्थमा, एक्यूट सवेयर एस्थमा, इसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? इसकी जो मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहले पीक एक्सपायरेटरी फ्लो को मेजर करेंगे। ठीक है, पीक फ्लो मीटर का पता है आपको? पीक फ्लो मीटर ना एक हैंड होल्ड डिवाइस होती है, उसका क्या करना होता है कि उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें भी सेम वैसे ही ब्लो आउट करना होता है, और जो मैक्सिमम रीडिंग होती है उसको अपनी डायरी में नोट कर लेना होता है। 3 जोन्स होती हैं, एक रेड जोन होता है, ग्रीन जोन होता है, येलो होता है। ग्रीन जोन सेफ जोन होता है, उसमें कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रही होती। येलो जोन में सिम्टम्स साइंस आ रहे होते हैं। लेकिन जो रेड जोन होता है वो डेंजरस होता है, उसमें आपको कोई ना कोई जो है वो कोई आपको इकदाम करने की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। ठीक है, वो सीरियस सिचुएशन होती है। उसके बाद जो है वो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो से आपने मेजर करना होता है अपने एक्यूट सवेयर एस्थमा को। एबीजीज करानी होती है, एबीजीज में आपने देखना होता है, ठीक है, उसमें कितनी एसिडिटी है, क्या अल्कलाइनिटी है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, ये मेटाबॉलिक कोई काज है, उसको डिटेक्ट करने के लिए एबीजीज कराते हैं। उसके बाद जो है वो चेस्ट एक्सरे कराते हैं। चेस्ट एक्सरे जो होता है ना उसका फ़ौरन से तो आप उससे इमीडिएटली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप अंडरलाइन कॉज जो होती है उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे। उसके बाद जो आपकी स्टेप वाइज अप्रोच होती है एस्थमा को मैनेज करने के लिए, वो किस तरीके से होती है? स्टेप वाइज अप्रोच, स्टेप वाइज अप्रोच एस्थमा की मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले तो अगर आपके पास एस्थमा है, आपके पास एस्थमा कंट्रोल हो गया, तो आपने क्या करना है कि इनहेल्ड और ओरल जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती हैं ना, उसका आपने उसको लो डोज पे ले जाना है। ठीक है, और आपने जो डोज़ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वो 25 to 50% जो है वो एवरी मंथ आपने इसको डिक्रीज़ करना है। ठीक है, आपकी जो स्टेप वाइज अप्रोच है वो कैसे होनी चाहिए? स्टेप वाइज अप्रोच में जो स्टेप 1 है ना, उसमें आपने ये करना है कि आपने रेगुलर प्रिवेंटर इसमें यूज़ करने हैं। रेगुलर प्रिवेंटर में क्या होगा कि आपकी जो इनिशियल थेरेपी होगी ना, इनिशियल थेरेपी में आपने लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं उनको यूज़ करना होता है। अडल्ट्स के लिए जो आपकी स्टार्टिंग डोज होती है वो होती है 400 माइक्रोग्राम पर डे होती है, जो कि क्या कहते हैं उसको, बेक्लामेथासोन डाइप्रोपियोनेट है, और ये कितनी होती है? 400 माइक्रोग्राम पर डे होती है। उसके बाद हाइयर डोज जो कि आपको रिक्वायर होती है इन स्मोकर्स। ठीक है, और ये आप कैसे देते हो? विद द हेल्प ऑफ मीटर डोज इनहेलर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमारी जो रेगुलर प्रिवेंटर हमने यूज़ करने थे उसमें इनिशियल जो थेरेपी थी आपने देनी थी इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड लो डोज देने थे, और इसमें बेक्लामेथासोन डाइप्रोपियोनेट था जो कि 400 माइक्रोग्राम, लेकिन स्मोकर्स के अंदर इसकी अमाउंट को बढ़ा देंगे और मीटर डोज इनहेलर की मदद से आप इसको प्रेस्क्राइब करोगे। उसके बाद जो स्टेप 2 अप्रोच है उसमें इनिशियल एड ऑन थेरेपी है। स्टेप 2 में इनिशियल एड ऑन थेरेपी होगी, इनिशियल एड ऑन थेरेपी।
एड ऑन थेरेपी, इसमें क्या होगा कि इसमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट, अगर आपकी इनहेल्ड से नहीं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ट्रीट हो रही तो आपने लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट पे जाना है। उसमें क्या करना है कि कम्बिनेशन यूज़ करना है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और उसके साथ लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे इन स्टेप 2। उसके बाद जो हमारे पास स्टेप 3 आ जाता है, स्टेप 3 में हमारे पास इनिशियल एड ऑन थेरेपी, एडिशनल एड ऑन थेरेपी होगी। पहले इनिशियल थी, उसके बाद एडिशनल एड ऑन थेरेपी होगी। एडिशनल एड ऑन थेरेपी, एडिशनल एड ऑन थेरेपी में क्या होगा कि इसमें अगर आपको लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं ना, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के अंदर जो है वो बेसिकली आते कौन कौन से, इसमें साल्मेट्रोल और फार्मेट्रोल वगैरह आ जाते हैं। अगर इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, अगर लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है, नो रिस्पॉन्स, इसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या करना है कि इनको स्टॉप कर देना है। इसकी जगह आपने इनहेल्ड जो होते हैं ना, इनहेल्ड वाले, उसको आपने बढ़ा देना है, ठीक है, उसकी अमाउंट को बढ़ा देना है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो उसकी मीडियम डोज पे आ जाना है। पहले 400 ग्राम थी, आपने इसको बढ़ा के कितनी कर देनी है, मीडियम डोज, मतलब आपने 800 माइक्रोग्राम तक 800 किलोग्राम तक माइक्रोग्राम तक चले जाना है। फिर उसके बाद जो है वो अगर आपका कंट्रोल जो है वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, तो फिर आपने मीडियम डोज को अल्टरनेटिवली बढ़ाना है। और उसके साथ जो है वो आपने लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो होती है ना, उसको यूज़ करना है। अल्टरनेटिवली लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट को यूज़ करोगे और स्लो रिलीज थियोफाइलिन वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो आपकी स्टेप 4 है, स्टेप 4 के अंदर आप हाई डोज थेरेपी यूज़ करते हैं। हाई डोज थेरेपी, हाई डोज थेरेपी में ये होगा कि इसमें इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को यूज़ करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, प्लस हाई डोज बेक्लामेथासोन डाइप्रोपियोनेट जो है इनको यूज़ करेंगे डेली बेसिस पर। कितनी अमाउंट होगी इसकी, 2000 माइक्रोग्राम। लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एजेंट यूज़ कर लेंगे, लामा, ठीक है, और थियोफाइलिन्स यूज़ करेंगे, थियोफाइलिन्स। उसके साथ स्लो रिलीज बीटा 2 एगोनिस्ट होंगे, ठीक है। अगर आपकी एड ऑन थेरेपी भी इनफेक्टिव है तो आपने इसको डिसकंटिन्यू कर देना है। फिर उसके बाद जो आपका स्टेप 5 होगा, उसमें आपने क्या करना है, स्टेप 5 में आपने कंटिन्यूस या फ्रीक्वेंट यूज़ करनी है ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, ठीक है। ओरल में आपके पास कौन कौन सी ड्रग आती है, इसमें प्रेडनिसोलोन आती है, प्रेडनिसोलोन की सिंगल डोज यूज़ करनी है, सिंगल डोज मॉर्निंग टाइम पे, और ये लोएस्ट डोज आपने यूज़ करनी है एस्थमा को कंट्रोल करने के लिए प्रेडनिसोलोन की, ठीक है। जो पेशेंट्स होंगे जो कि लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स टैबलेट ले रहे होंगे मोर देन 3 मंथ्स, तो उसमें सिस्टेमिक जो साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे किसके, कि वो पेशेंट्स जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहे हैं, कितने टाइम से ले रहे हैं, मोर देन 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया अगर उनको लेते हुए, तो उनके अंदर जो है वो कौन कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं उनमें सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसमें ऑस्टियोप्रोसिस हो सकती है, ऑस्टियोप्रोसिस मतलब उनके अंदर ऑस्टियोप्रोसिस हो सकती है, और उस ऑस्टियोप्रोसिस को आप किस तरीके से रिजॉल्व करोगे, उसको आप रिड्यूस करोगे बाय बिसफॉस्फोनेट्स। उसके अलावा जो है वो आप इसमें कंटिन्यूस या फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या करोगे, ओमालीजुमाब को यूज़ कर सकते हैं। ये ओमालीजुमाब जो है ये एंटी IgE थेरेपी होती है। ये विद सीवियर IG एटोपिक एस्थमा जब होता है तब आप यूज़ करते हो। ओमालीजुमाब, बेनरेलिजुमाब है, मोपेलिजुमाब है या रिजालिजुमाब है, ये सारी उन पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं जिनको इजिनोफिलिक फॉर्म ऑफ एस्थमा होता है, उनके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक। ये हमारी स्टेप वाइज अप्रोच थी। नेक्स्ट जो है वो कौन कौन से एग्रावेटिंग फैक्टर होते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में